इनिशिएट करेंगे और रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, मतलब कि अपने क्लास को। तो ऐसा हम करते थे डॉज में से, मतलब कमांड विंडो से हम कमांड इशू करके अपने फाइल को कंपाइल करते थे और उसको वहीं से दूसरे कमांड के द्वारा रन करते हैं। तो एज ए डेवलपर जब हम डेवलपिंग कर रहे हैं तो हमें फ्रिक्वेंटली टेस्टिंग करने की आवश्यकता हो सकती है। तो हर बार अगर आप एप्लेट का प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो हर बार एप्लेट को लिख कर ब्राउजर में जाके टेस्ट करने के बजाय आपको एक छोटा सा टूल दिया गया है जावा में, एप्लेट व्यूअर। इट इज अ पार्ट ऑफ जेडीके। तो जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हो तो आपको जावा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वो सब कुछ मिलता है। उसी तरह से एप्लेट व्यूअर करके भी एक टूल होता है, एप्लेट व्यूअर। क्या होता है कि अगर आप एप्लेट बनाते हो तो उसको टेस्ट करने के लिए एप्लेट, मतलब वो भी है तो एक जावा का प्रोग्राम, तो डॉट जावा से सेव होगा, डॉट जावा से सेव होगा। उसको कंपाइल करोगे डोज प्रॉम्प्ट से, कमांड विंडो से उसको आप कंपाइल करोगे जावा सी कमांड लिखकर। फिर कंपाइल होने के बाद क्या होता है, क्लास फाइल जनरेट होता है जनरली। तो वो जो सर क्लास, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मुझे पता है, मैंने नहीं प्रेजेंट किया है अभी, जस्ट आई एम गिविंग ओवरव्यू। क्लास फाइल जो जनरेट होती है वो अभी एप्लेट के लिए जनरेट हुई है। नो डाउट एप्लेट का प्रोग्राम है, लेकिन है तो डॉट जावा, उसमें भी कोई क्लास हम डिफाइन करेंगे। और ये भी बता दूं आपको कि एप्लेट बनाने के लिए हमें एप्लेट क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे सर्वलेट बनाने के लिए हम HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करते हैं, उसी तरह से एप्लेट डिफाइन करने के लिए हमें इनबिल्ट स्टैंडर्ड जावा का क्लास है एप्लेट क्लास, उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। और फिर अगर आप उसको कमांड विंडो से रन करना चाहते हो, कमांड विंडो से, तो जैसे हम अपने नॉर्मल प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या लिखते हैं, जावा कमांड, जावा स्पेस क्लास का नाम, उसी तरह से एप्लेट को कमांड विंडो से रन करने के लिए, अर्थात टेस्ट करने के लिए हमें एक टूल दिया गया है, कमांड दिया गया है, एप्लेट व्यूअर, एप्लेट व्यूअर। ठीक है। तो एप्लेट व्यूअर के जरिए हम एप्लेट को रन करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्कशन का टॉपिक एप्लेट नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में एप्लेट्स कैसे बनाते हैं क्या है वो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन यहाँ पे है वो क्या है कि अगर आपके पास एप्लेट है, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई एप्लेट है, या आपने अगर कोई एप्लेट बनाई है और उसको आप जेएसपी पेज में एम्बेड करना चाहते हो, जैसे आप HTML में करते हो उसी तरह से JSP में उसको एम्बेड करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पे MCA में फर्स्ट सेम में एप्लेट नहीं पढ़ा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था। तो BCA में जब आपने जावा पढ़ा तब आपने एप्लेट्स आपके सिलेबस में होगा और आपने तब डिस्कस किया होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एप्लेट का प्रोग्राम बना के रखा है, एप्लेट व्यूअर से उसको टेस्ट भी किया है, तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा अगर आपको याद नहीं है तो। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो पूरे का पूरा वापस रिकॉल हो जाए, एप्लेट का मैकेनिज्म, इस तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओम, फ्रेंड, अब तक स्क्रीन एक्चुअली मैंने शेयर नहीं की थी, मैं अब स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था एप्लेट के बारे में, क्योंकि जो आपने BCA में पढ़ा है एप्लेट के बारे में वो मुझे आपको याद करवाना था, इसलिए। ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Is it visible, friends? यूजिंग एप्लेट्स दिखाई दे रहा है सबको? मेरे स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम लगती है, आप लोग जवाब दे रहे हो, कुछ सुनाई नहीं यस दे रहा। सर। सुनाई दिखाई दिया, दे आप रहा सुनाई दिया। है। यूजिंग एप्लेट्स, देखो मैंने बताया था, कभी मैंने आपको बताया था कि जावा जब शुरू में आया ना
तो एप्लेट काफी फेमस थे, क्योंकि एप्लेट ही तो जावा का ऐसा प्रोग्राम था कि जो इंटरनेट के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, सर्वर पर रख के, किसी सर्वर पर रख के उसको दुनिया के किसी भी कोने में से एक्सेस किया जा सकता है, डाउनलोड करके रन किया जा सकता है। वो प्रोग्राम जावा का कि जो वर्ल्ड वाइड यूज हो सके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हो, ऐसा प्रोग्राम जो था जावा में, जो पहले वर्जन में, मतलब कि पहले जब जावा में ऐसा कोई प्रोग्राम आया कि जो इंटरनेट के जरिए रन हो, तो वो एप्लेट था। लेकिन उसके बाद जब एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनने लगी, जावा सर्वलेट्स, जेएसपी, ये सब आने लगा, ये सब आने के बाद एप्लेट्स का यूज बहुत ही कम हो गया। बट हमारे पास, हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे कि जिसमें हमें कोई पहले से बनी हुई एप्लेट यूज करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे यूज करें। इसलिए हम इस मैकेनिज्म को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इन द ओल्डर डेज द मेन एप्लीकेशन एरिया वॉज एप्लेट। शुरू के दिनों में जब जावा आया था, जावा की शुरू के दिनों में की बात कर रहा हूं, तब ऐसा प्रोग्राम कि जिसका आउटपुट, जावा का ऐसा प्रोग्राम कि जिसका आउटपुट जीयूआई बेस्ड हो, विंडो बेस्ड। ओके, देखो देखो, फर्स्ट सेम में जो जावा के प्रोग्राम आपने बनाए ना, वो कैसे है, जिसका आउटपुट ब्लैक विंडो में आता है, डोज में आता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि केवल जावा के प्रोग्राम डोस बेस ही आउटपुट देते। जावा में अभी आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो कि जो एक स्क्रीन आए क्लाइंट के सामने, विंडो जैसा कुछ आए। तो शुरू में जो ऐसे प्रोग्राम्स बनते थे जावा में, वो एक्चुअली क्या थे, एप्लेट्स थे। एप्लेट प्रोवाइड्स अ विंडो। एप्लेट मतलब एक विंडो जैसा क्लाइंट के सामने आता है। एज फेमिलियर, इट इज अ जावा प्रोग्राम एम्बेडेड इन वेब पेज। एप्लेट है क्या, वो एक छोटा सा ऐसा जावा का प्रोग्राम है कि जिसको आप किसी वेब पेज में शामिल कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एप्लेट को बना के आपने सर्वर पे रख दिया, उसकी क्लास फाइल को, फिर आप कोई एचटीएमएल का पेज बनाते हो ना, तो उस एचटीएमएल के पेज में आप एप्लेट को एम्बेड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब वो एचटीएमएल का पेज क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, तो एचटीएमएल का पेज क्लाइंट को भेजा जाएगा। ब्राउजर उस एचटीएमएल पेज को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके रन करेगा। लेकिन जब उसमें एप्लेट आएगी, जिस लाइन में हमने एप्लेट को एम्बेड किया है ना, वहां पे एक्चुअली उस जगह पे हमने क्या लिखा होगा, अपने डॉट एचटीएमएल फाइल में जनरली टैग्स होंगे, बराबर। उसमें जहां पे हमें एप्लेट को शामिल करना होगा, वहां पे हमने क्या लिखा होगा, एप्लेट ऐसा लिखा होगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना फ्रेंड्स? यस सर। मैंने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एप्लेट? यस सर। ओके ओके। तो सपोज कि ये हमारा एचटीएमएल का पेज है जिसमें हम एप्लेट को यूज करना चाहते, तो हम कहीं पे एप्लेट टैग ऐसे लिखेंगे और फिर कोड इक्वल टू करके वहां पे अपनी एप्लेट का क्लास नेम लिखेंगे, हाइट विथ उसको देंगे और एप्लेट टैग क्लोज करेंगे। तो ब्राउजर जब इस पेज को रन करेगा, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को पढ़ता जाएगा, इंटरप्रेट करेगा, रन करेगा। अब ब्राउजर जब इस लाइन को पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि ये लाइन तो एप्लेट है, इस लाइन में तो एप्लेट है, और एप्लेट तो जावा का प्रोग्राम है। जावा के प्रोग्राम को रन कौन कर सकता है, केवल जेवीएम। इसका मतलब ब्राउजर इस लाइन को रन नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, ब्राउजर सिंपली, ब्राउजर के पास जेवीएम होगा, या फिर ब्राउजर के पास कोई ऐसा प्लगइन होगा, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर जावा का पर्टिकुलरली ऐसे चीजों को रन करने के लिए। तो ब्राउजर इस एप्लेट को रन करने का कार्य उस प्लगइन को दे देगा। फिर क्या होगा, ब्राउजर साइड में रह जाएगा और प्लगइन इस एप्लेट को रन करेगा। क्लाइंट को कुछ महसूस नहीं होगा, क्लाइंट को कुछ पता नहीं चलेगा, उसके सामने तो सब कुछ आउटपुट एक साथ ही आएगा, पूरे एचटीएमएल के पेज का, और उसमें कहीं पे एप्लेट। using applets. Okay, the developer of applet have three choices: develop it with JDK 1.1 or even 1.2, use JDK 1.4 if user has installed it, use Java 2 plugin. देखो, जब हम एप्लेट बनाते हैं
तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, मतलब कि हमारे क्लाइंट उसको कैसे रन करेंगे। या तो हम जेडीके के जो लोवेस्ट वर्जन है उसमें बनाए, इससे क्या होगा कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एप्लेट रन होगा ही, क्योंकि हम उसको लोअर वर्जन में बना रहे हैं। सेकंड, आपके पास अगर आपको पता है कि क्लाइंट के पीसी में जेडीके का कौन सा वर्जन है, यहाँ पे एग्जांपल में 1.4 लिखा है मैंने, लेकिन कोई भी लेटेस्ट वर्जन अगर क्लाइंट के पास हो और आपको वो पता हो, इफ यू आर गारंटेड दैट क्लाइंट हैज पर्टिकुलर वर्जन ऑफ जेडीके, देन यू कैन डेवलप एप्लेट इन दैट वर्जन। और अदरवाइज आप ये कर सकते हो, प्लग इन यूज कर सकते हो। तो क्लाइंट जो भी जेडीके यूज कर रहा है, मतलब क्लाइंट के पीसी में जो भी जेडीके है, कोई चिंता नहीं। आपकी एप्लेट जब क्लाइंट के ब्राउजर में जाएगी एचटीएमएल पेज के अंदर, तो वहां पे प्लगइन होगा और वो प्लगइन जो है वो आपकी एप्लेट को रन करेगा। तो जो भी वर्जन आपने यूज किया है बनाने में, एप्लेट को बनाने में, कोई चिंता नहीं, प्लगइन उसको यूज कर पाए, रन कर पाएगा। टुडे, यस, मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स आर अप टू डेट विथ लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा। आजकल तो जो जितने भी ब्राउजर्स मार्केट में है वो सभी जावा सपोर्टेड है और लेटेस्ट वर्जन उसमें अ, होते हैं जावा के। But as a developer, we are not much sure what version of Java the client may have installed. हाँ, लेकिन एज ए डेवलपर हम ये पहले से बता नहीं सकते, मतलब कि हमें श्योर नहीं होता कि क्लाइंट कौन सा वर्जन जावा का यूज कर रहा है। सो इट लेफ्ट अस विथ थ्री चॉइसेस एज डिस्क्राइब्ड ऑन द प्रीवियस पेज। तो हमारे पास जो प्रीवियस पेज में आपको बताई उस तरह से तीन चॉइसेस शेष रहती है, विकल्प रहते हैं तीन। Choice 1 is good as it doesn't require any special JSP syntax and no additional software to be installed at client. चॉइस 1 है वो बेहतर है, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि आपको कोई एडिशनल सिंटेक्स नहीं लिखनी पड़ेगी और ना ही कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर, लेकिन वो है जेडीके का बहुत ही पुराना वर्जन 1.1 और 1.2, तो आप लेटेस्ट थिंग्स उसमें यूज नहीं कर पाओगे। इट हैज सम रिस्ट्रिक्शंस, स्विंग्स आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। जहां में जो एडब्ल्यूटी के लिए नया वर्जन आया, नया एपीआई आया स्विंग करके, उसको आप यूज नहीं कर पाओगे, मतलब कि स्विंग जो है वो 1.1 और 1.2 में नहीं था, तो स्विंग को आप यूज नहीं कर पाओगे। वी कांट यूज जावा कलेक्शंस। अब जावा के जो कलेक्शन क्लासेस है वो भी 1.4 1.5 से आए, तो अगर आप 1.1 या 1.2 में बनाते हो तो आप कलेक्शन क्लासेस को भी यूज नहीं कर पाओगे और कोड थोड़ा स्लोली रन होगा, पुराने वर्जन का है इसलिए, कंपेयर टू लेटेस्ट वर्जन्स। तो अगर आप पहला जो ऑप्शन है एप्लेट को यूज करने के लिए, अगर आप सिलेक्ट करते हो पहला ऑप्शन कि भाई बहुत ही पुराने वर्जन में बनाए जिससे वो हर जगह पे सपोर्टेड हो जाए, मतलब कोई भी क्लाइंट हो अगर उसके पास एटलीस्ट जेडीके है, 1.1 भी है ना, तो भी अपनी एप्लेट रन होगी। If applet is built for general public, then this option is general. Second option is an appropriate for the developers of applet for corporate intranets. अब जो सेकंड ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन कौन सा दिया था कि भाई 1.4 या कोई लेटेस्ट वर्जन जेडीके का यूज करके एप्लेट बनाओ, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा सूटेड है, ज़्यादा सुटेबल है कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि यूजिंग द सेकंड ऑप्शन द जेवीएम ऑफ द ब्राउजर इज रिप्लेस्ड बाय द जेआरई 1.4 एंड इट इज द जेआरई विच एग्जीक्यूट्स द एप्लेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ब्राउजर को एप्लेट मिलती है, सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या कहता है कि 1.4 या लेटेस्ट वर्जन में आप एप्लेट बनाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो वर्जन क्लाइंट के पीसी में अवेलेबल है। तो अगर हम ये सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं एप्लेट को यूज करने के लिए, तो क्लाइंट के पीसी में जावा 1.4 इंस्टॉल हुआ है फॉर एग्जांपल, तो जब ब्राउजर को ये फाइल मिलेगी और जब ब्राउजर के सामने वो एप्लेट वाली लाइन आएगी, तो ब्राउजर क्या करेगा, वो एप्लेट को रन करने का कार्य जेवीएम को दे देगा। जो जेडीके है, मतलब कि जो जेडीके वर्जन इंस्टॉल किया है 1.4 या उससे नया, उसके मुताबिक जो जेवीएम है उसको ये कार्य सौंप देगा एप्लेट को रन करने का।
ब्राउजर जेवीएम को कार्य सौंप देगा एप्लेट को रन करने का। The only thing to make sure is the browser supporting the JRE। हाँ, ब्राउजर सपोर्ट करना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शंस, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, दोनों ही ऐसे है कि जो जेडीके पर निर्भर है। मतलब जेडीके होना चाहिए या जेडीके ये वर्जन होना चाहिए, ऐसी बातें इन दोनों वर्जन्स में है। Both of the above two choices need no special JSP syntax for applets। अब नो डाउट कि इस दोनों ऑप्शन को यूज करने के लिए जेडीके चाहिए, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर मतलब क्लाइंट के पीसी में जेडीके है, तो सिंपली जो मैंने अभी आपको ये सिंटेक्स बताया कि आप एप्लेट टैग लिखकर एप्लेट को इंक्लूड कर सकते हो, ये मैंने बताया आपको एचटीएमएल पेज के लिए। तो यही चीज, यही लाइन आप लिख सकते हो अपने जेएसपी में भी, क्योंकि जेएसपी में नॉर्मली हम एचटीएमएल लिख सकते हैं, तो उसी तरह से ये लाइन भी उसमें आ जाएगी। आप अपने जेएसपी पेज में अगर एप्लेट को एम्बेड करना चाहते हो तो ये लाइन लिखकर आप एम्बेड कर सकते हो। We just have to use the normal applet tag of HTML। Yes, अगर आप पहले दो में से कोई ऑप्शन यूज करते हो तो आप इजीली जस्ट एप्लेट टैग लिखकर जेएसपी में एप्लेट को इंक्लूड कर सकते हो। Also remember, while using any of these options, the applet class file must be placed in the web accessible directories, not in webinf। अब देखो, एप्लेट को रन करवाना है वेब पेज से, तो वो एक्चुअली, हाँ, एक दिलचस्प बात ये भी है यहाँ पे, चलो ध्यान से समझना आप लोग। HTML हो या JSP, अभी जो मैंने आपको ये लाइन समझाई, HTML हो या JSP जो भी हो, सपोज कि मेरे पास कोई एक एप्लेट क्लास मैंने ऐसे बना के रखा है, पब्लिक क्लास माई एप्लेट एक्सटेंड्स एप्लेट, और उसमें मैंने काफी सारा कोड लिखा है। यहाँ पे जो मेरा क्लास है उसका नाम क्या है, माई एप्लेट। तो मैं अब पहले क्या करूंगा, इसको कंपाइल करूंगा। इस फाइल का नाम भी देखो मैंने क्या रखा होगा, माई एप्लेट, क्योंकि पब्लिक क्लास है इसलिए। फिर जो क्लास फाइल बनेगी उसका नाम भी क्या रहेगा, माई एप्लेट डॉट क्लास। ठीक है। अब ये जो क्लास फाइल यहाँ पे जनरेट हुई है, ये एक्चुअली हमारी एप्लेट का बाइट कोड है। अब ये फाइल कहां पे होगी, कहां पे रखेंगे हम, सर्वर में। सर्वर में रखेंगे। सर्वर में किस जगह पे रखेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले हम इतना जान ले कि सर्वर मतलब अपना रूट फोल्डर, या फिर हमने जो नाम रखा है वो टॉमकैट में। ठीक है, हमने इस क्लास को वहां पे रख दिया। अब हम इस एप्लेट को क्लाइंट डायरेक्टली रन नहीं करवाएगा। हमने HTML का पेज या JSP का पेज बनाया होगा जिसमें हमने एप्लेट टैग लिखा होगा, जहां पे हमने कौन सी एप्लेट रन करवानी है वहां पे हमने इसका नाम लिखा होगा। क्लास का नाम क्या है, कोड इक्वल टू माई एप्लेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने HTML का पेज बनाया है जिसमें हमने एक लाइन लिखी है, एप्लेट कोड इज इक्वल टू माई एप्लेट। अब देखो, ये जो हमारा HTML का पेज है, सपोज कि इस HTML पेज का नाम ABC है, तो अब क्या होगा कि क्लाइंट अपने ब्राउजर से ये पेज रिक्वेस्ट करेगा abc.html। तो जब क्लाइंट ये पेज रिक्वेस्ट करेगा तो उसको ये जो पूरी फाइल का कोड है वो उसको भेजा जाएगा ब्राउजर को, और ब्राउजर क्या करेगा, इस फाइल में जितनी भी लाइंस है उसको वन बाय वन इंटरप्रेट करके रन करेगा। मतलब ये पूरा पेज, ये पूरा हमारा HTML का पेज कहां पे पहुंच गया, ब्राउजर पे। आ रहा है समझ में? क्लाइंट ने जैसे ही रिक्वेस्ट किया वो पूरा पेज यहां पे ब्राउजर को मिल गया, abc.html, फिर उसको वो वन बाय वन पढ़ रहा है। अब जब उसके सामने एप्लेट टैग आएगा, एप्लेट टैग,
तब उसको क्या करना है, तब उसको वो एप्लेट वाली जो लाइन है उसमें जिस एप्लेट क्लास का हमने नाम लिखा है उस एप्लेट क्लास को रन करवाना है किसी के भी द्वारा। देखो ये पूरा पेज मिला है ब्राउजर को, सर्वर से आ गया पूरा पेज, एप्लेट नहीं आई है। एप्लेट कहां पे रखा है हमने, एप्लेट हमने कहां पे रखा है, सर्वर पे, और HTML का पेज पहुंच गया ब्राउजर पे। अब ब्राउजर जब रन कर रहा है तो एक लाइन उसके समक्ष ऐसी आई कि जिसमें एप्लेट का जिक्र है, तो ब्राउजर को क्या करना है, उस एप्लेट को रन करवाना है। तो पहले तो रन करवाने के लिए वो एप्लेट क्लास उसके पास होना चाहिए ना, वो तो कहां पे है, सर्वर पे है। तो अब ब्राउजर क्या करेगा, जब ब्राउजर के समक्ष ये लाइन आएगी जैसे ही ब्राउजर को ये लाइन मिलेगी ना, ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा दोबारा सर्वर को, जहां से ये पेज ब्राउजर को भेजा गया है उस जगह पे ब्राउजर दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई ये एप्लेट मुझे दो। कौन मांगेगा, ब्राउजर। तो ब्राउजर जब रिक्वेस्ट करता है किसी भी चीज को, तो अगर वो चीज वेब INF फोल्डर के अंदर है तो ब्राउजर को नहीं मिलेगी, डायरेक्टली नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एप्लेट है कहां पे, सर्वर पे, रन किसे करवाना है, ब्राउजर को, किसी भी तरह से। ब्राउजर के पास एप्लेट है नहीं, तो ब्राउजर जब ये लाइन पढ़ेगा तो वो दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को कि ये एप्लेट मुझे भेजो। और अगर वो एप्लेट वेब INF के बाहर कहीं पे रखी है हमने, तो इस तरह की ब्राउजर की रिक्वेस्ट आने पर एप्लेट का क्लास भेजा जाएगा। क्लाइंट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्लाइंट ने केवल abc.html लिखकर, एड्रेस बार में लिखकर एंटर की प्रेस कर दिया, उसको नहीं पता कि ये पेज पूरा आ गया, वापस एप्लेट के लिए रिक्वेस्ट गई, वापस एप्लेट आई, रन हुई और उसका आउटपुट मेरे सामने आया। क्लाइंट को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इंटरनली ये चीज होगी, वापस रिक्वेस्ट जाएगी, एप्लेट का क्लास आएगा, और फिर एप्लेट का क्लास आने के बाद ब्राउजर तय करेगा कि इस क्लास के साथ क्या करना है, कौन इसको रन करेगा। तो ये एक चीज है जो इंटरनली होती है। सो वी शुड नॉट कीप एप्लेट क्लास फाइल्स इन वेब INF, क्योंकि ब्राउजर उसे रिक्वेस्ट करने वाला है, वापस मांगेगा, और वेब INF में है तो ब्राउजर को नहीं मिलेगी। Applets are executed by the browser and not by the server. The web INF is not accessible to the browsers. इसलिए हमें वेब INF में नहीं रखना चाहिए। Still, we can have a debate on what if still the organization has earlier versions of browser. No arguments, please. Sun has developed browser plugin that lets us to use the Java 2 platform in a variety of browser versions. अभी भी हमारे दिमाग में ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्या अगर हम 1.4 में बना के रख दे एप्लेट को, और जो ब्राउजर है जहां पे क्लाइंट है उस पीसी में पुराने वर्जन्स है JVM के, तो कोई चिंता नहीं। जावा ने, मतलब कि सन माइक्रो सिस्टम ने ऐसे प्लगइन बना के रखे हैं, ब्राउजर प्लगइन, कि जो JDK कोई भी हो, JDK का वर्जन कोई भी हो, हमने सपोज कि 1.6 में एप्लेट बना के सर्वर पे रखा है, और जिस मशीन पे अपना क्लाइंट बैठा हुआ है उस मशीन पे JVM 1.4 या 1.3 है, फिर भी अपनी एप्लेट रन होगी वहां पे। इस तरह का एक प्लगइन बना के रखा है, वो प्लगइन ब्राउजर के पास होना चाहिए बस। ब्राउजर के पास वो जावा का प्लगइन है अगर, तो एप्लेट हमने किसी भी वर्जन में बनाई है, क्लाइंट के पास कोई भी वर्जन हो पुराना, हमारी एप्लेट रन होगी ब्राउजर में रन होगी। सो जावा प्लगइन कैन बी यूज्ड टू रन एप्लेट्स। तो तीसरा जो विकल्प है, तीसरा जो ऑप्शन है, वो क्या बताता है कि केवल ब्राउजर के पास जावा प्लगइन होना चाहिए, JDK हो न हो या कोई भी वर्जन हो, कोई चिंता नहीं। जावा 2 प्लगइन,
The Java plugin can be downloaded from the official site of Sun or Oracle. It comes bundled with JDK 1.2 and letters. However, the plugin is quite large and so anyone just to run applets may not afford it. हाँ, प्लगइन जो होता है वो काफी ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, तो केवल एप्लेट को रन करने के लिए कोई उसे अफोर्ड ना भी करे. But still, it is a choice for large corporates where applets are frequently used, since applets can automatically prompt browsers that lack plugin to download it. हाँ, अब देखो, अगर ब्राउजर के पास जावा प्लगइन नहीं है, तो जब एप्लेट वाला कोई भी पेज ब्राउजर पे आएगा, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली क्लाइंट को प्रॉम्प्ट करेगा कि इस पेज को रन होने के लिए, या तो ऐसा एक मैसेज क्लाइंट के सामने आएगा, दिस पेज कंटेन्स जावा एप्लेट्स, डाउनलोड जावा प्लगइन्स, यस और नो. अगर क्लाइंट अपना कंसेंट देता है तो जावा प्लगइन को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा और जावा प्लगइन डाउनलोड किया भी जाएगा. Still, in some older browsers, the plugin will not work because the browser are rigid in using its own JVM for applet text. हाँ, पुराने वर्जन्स जो है कुछ ब्राउजर के, वो प्लगइन्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसे है पुराने वर्जन्स कि जिसमें वो रिजिड है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है कि भाई प्लगइन भी यूज करे. उनके पास जो जेडीके है उन्हीं को वो यूज करेंगे, ऐसी उनकी रिजिडिटी है. So a developer has to include either object or embed text or mostly both because we are not pretty sure about what browser client may be using. These two elements tells the browser to use plugin. This will work well, but it is a tedious and time consuming task. तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने HTML पेज में हम ऑब्जेक्ट टैग या एम्बेड टैग को यूज करें. इससे क्या होगा, अगर हम ऑब्जेक्ट और एम्बेड टैग को यूज करते हैं तो ब्राउजर को प्रॉम्प्ट किया जाएगा प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए. इंक्लूडिंग एप्लेट्स इन जेएसपी. अब देखो, ये जो अब तक का सारा डिस्कशन मैंने आपको किया, समझाया कि जेडीके ये होना चाहिए, हमें जेडीके ये यूज करना है तो क्लाइंट के पास वो जेडीके होना चाहिए, या तो हम प्लगइन यूज कर सकते हैं या तो हमें ऑब्जेक्ट टैग एम्बेड टैग लिखना पड़ेगा. ये सारी ही बातें हैं जो होनी चाहिए, ये सारी ही चीजें हैं कि जो होनी चाहिए. लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे पर. हमें जेएसपी में, जो हमारा टॉपिक है, जेएसपी में एप्लेट्स को इंक्लूड करना है, तो कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. यहाँ पे जो सिंटेक्स दी गई है आपको, आपको उसे यूज करना है इंटरनली, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी. यहाँ पे जेएसपी के पेज में एप्लेट्स को इंक्लूड करना काफी ही सरल है हमारे लिए. As discussed on the previous slide, we need to tell the browser to use plugin, and for this purpose we have to write long and messy object and embed text. लिखने पड़ेंगे, लिखने पड़ सकते, लेकिन the JSP has an element that simplifies the creation of object and embedded text needed by the Java 2 plugin. लेकिन यहाँ पे JSP में हमारे पास ऐसा एलिमेंट है कि जो आपका कार्य सरल कर देगा. दिस एलिमेंट इज JSP कॉलन प्लगइन. अब तक की जो मैंने बातें आपको बताई, दैट इज फॉर योर नॉलेज ओनली. बच्चों याद रखना है वो है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो चीज, JSP कॉलन प्लगइन. ये एलिमेंट आपको यूज करना है JSP में. इट इंस्ट्रक्ट्स द सर्वर टू बिल्ड अ टैग अप्रोप्रिएट फॉर एप्लेट्स. जेएसपी प्लगइन का जब आप यूज करोगे और उसके द्वारा जब एप्लेट को अपने जेएसपी पेज में एम्बेड करोगे, तो ऑटोमेटिकली सर्वर जो इंटरप्रिटेशन होके जो सर्वलेट बनेगी उसमें एम्बेड टैग, ऑब्जेक्ट टैग, जो भी आवश्यकता है वो रख देगा. It is to be noted that this element does not add any Java capabilities to the browser. JSP plugin
को यूज करेंगे तो वो एप्लेट को रन कर देगा। लेकिन जावा ब्राउजर में जावा की कोई क्षमता या जावा का कोई सॉफ्टवेयर या टूल ऐड नहीं करेगा। जावा की कोई कैपेबिलिटीज मतलब अब सपोज कि हमने जेएसपी प्लगइन यूज किया तो वो प्लगइन डाउनलोड हो गया, ब्राउजर में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि अब ब्राउजर खुद ही जावा के क्लासेस को रन कर पाएगा, ऐसा नहीं है। When we use the JSP plugin, the server automatically generates the object tag or embed tag for the applet by looking at the browser type. जिस ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है उसके अनुसार ऑब्जेक्ट टैग या एम्बेड टैग ऐड कर देगा सर्वर, अगर हम जेएसपी प्लगइन यूज करते हैं अपने पेज में तो। कैसे यूज करें जेएसपी प्लगइन को? इस एलिमेंट को हम यूज कर, देखो ये उसकी है सिंटेक्स, इस तरह से यूज कर सकते हैं JSP कॉलन प्लगइन, फिर टाइप इज इक्वल टू प्लगइन टाइप। हम किसके लिए यूज कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, टाइप इज इक्वल टू करके। फिर उसके एट्रीब्यूट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, एट्रीब्यूट और उनकी वैल्यूज। हम प्लगइन जिस टाइप का प्लगइन यूज कर रहे हैं उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, कौन कौन से है, वो हमें पता होना चाहिए, तो हम इफेक्टिवली उसको यूज कर सकते हैं। ये सिंपल उसकी सिंटेक्स है, जेएसपी प्लगइन टाइप इक्वल टू प्लगइन टाइप, उसके एट्रीब्यूट्स, और अंत में जेएस प्लगइन टैग ओवर। The simplest way of using JSP plugin is to provide 4 attributes: type, code, width and height। अब हम जब एप्लेट के लिए यूज करना चाहते हैं, जेएसपी प्लगइन को हम जब एप्लेट के लिए यूज करना चाहते हैं तो 4 एट्रीब्यूट्स हमें यूज करने चाहिए। पहला वाला टाइप, फिर कोड, फिर विड्थ और हाइट। अब देखो एप्लेट के लिए जब हम यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, जेएसपी प्लगइन टाइप इक्वल टू एप्लेट, कोड इक्वल टू उस एप्लेट क्लास का जो नाम है, क्लास फाइल जनरेट की होगी ना, हमने कंपाइल तो किया होगा, कोड इज इक्वल टू वो लिखना है, एप्लेट का क्लास का नाम डॉट क्लास। फिर विथ हाइट, एप्लेट तो हमारे पूरे वेब पेज में कहीं पे एम्बेड होगा, तो उसकी साइज क्या रखनी है, पूरे वेब पेज में जहां पे हम एप्लेट को एम्बेड कर रहे हैं, जिस जगह पे कितनी साइज देनी है उसकी, उसको, क्योंकि देखो एप्लेट्स जनरली वेब पेज में एम्बेड किए जाते हैं, पूरा वेब पेज नहीं होता एप्लेट, कहीं पे कंटेंट या कुछ डायनेमिक रखने के लिए एप्लेट्स को एम्बेड किया जाता है वेब पेज में, तो उसको हम साइज भी देंगे। The above code replaces the applet tag in our JSP। अब देखो नॉर्मल HTML सिंटेक्स से लिखते हो तो यही चीज जो अभी मैंने बताई आपको प्रीवियस पेज पे, कौन सी वाली, ये वाली, ये हमारा JSP का सिंटेक्स हो गया, JSP प्लगइन को यूज करने का एप्लेट के लिए। अब यही चीज अगर हम HTML के तरीके से यूज करना चाहे तो ये उसकी सिंटेक्स जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई भी थी। देखो ये नॉर्मल HTML सिंटेक्स है और ये JSP प्लगइन, ये भी आप यूज कर सकते हो अपने JSP पेज में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे प्लगइन वाला नहीं होगा, डिफिकल्टी हो सकती है। एप्लेट टैग, ओके, कोड इक्वल टू क्लास का नाम, विड्थ और हाइट, ये नॉर्मल HTML सिंटेक्स है। आप HTML के पेज में जैसे इंक्लूड करते हो एप्लेट को, वो HTML पेज में हम इस तरह से एप्लेट को इंक्लूड कर सकते हैं। While using JSP plugin, we need to make sure that the attribute names are cache sensitive and the attribute values are always surrounded by double quotes।
जब हम जेएसपी प्लगइन का यूज करते हैं तो जो एट्रीब्यूट्स हम लिखते हैं, जो अभी हमने देखे थे, कोड, विड्थ, हाइट, टाइप, वो सभी केस सेंसिटिव है, तो हमें वो स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में ही लिखने होंगे और उनकी वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखनी होगी। जेएसपी प्लगइन के एट्रीब्यूट्स की बात कर ले। जेएसपी प्लगइन ऑल्सो कंटेन्स अदर ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स। अभी हमने देखे टाइप, कोड, विड्थ, टाइप, कोड, विड्थ और हाइट, 4 एट्रीब्यूट्स देखे। उसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स है जो हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखो टाइप। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द कंपोनेंट दैट वी वांट टू एम्बेड। जिस तरह का कंपोनेंट हम अपने जेएसपी पेज में एम्बेड करना चाहते हैं वो हम मेंशन कर सकते हैं टाइप के जरिए। हम अगर एप्लेट को एम्बेड करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, एप्लेट, टाइप इक्वल टू एप्लेट। फिर कोड, जिसमें हम अपने क्लास का नाम रखते हैं। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द एप्लेट और जे एप्लेट क्लास। एप्लेट का एक लेटेस्ट मतलब कि लेटर वर्जन भी है, स्विंग वर्जन जिसको कहते हैं, वो जे एप्लेट है। एप्लेट कोर जावा का पार्ट था, फिर उसमें स्विंग पैकेज जब आया तो जे एप्लेट करके क्लास रखा गया, आइडेंटिकल टू द कोड एट्रीब्यूट ऑफ एप्लेट टैग। तो कोड में हम क्या रखेंगे, अपने एप्लेट क्लास का नाम। फिर विड्थ, it specify the width of the applet in pixels in our web page. Similarly, height attribute specify the height of the applet in our web page in pixels. Code base. This attribute specify the base directory for applets. By default, it is the location in which the current JSP files resides. कोड बेस मतलब कि हमारी एप्लेट में अगर हमने किसी फाइल का यूज किया है, किसी ऑडियो, वीडियो या ऐसा कुछ भी यूज किया है अपने एप्लेट के अंदर, किसी फाइल का यूज किया है, तो उन फाइल्स को कहां पे ढूंढना है ये बताने के लिए हम कोड बेस एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। कोड बेस में हम वो यूआरएल लिख सकते हैं कि जहां पे हमने फाइल्स वगैरह रखा है। अगर हम कोड बेस को मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये कोड बेस में क्या वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू, जहां पे अपना जेएसपी पेज है वही पाथ ये रहेगा कोड बेस में। अलाइन, इट स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द एप्लेट। एप्लेट का अलाइनमेंट वेब पेज में क्या होना चाहिए जो हम मेंशन कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडल, एटसेट्रा। हॉरिजॉन्टल स्पेस, इट स्पेसिफाई द स्पेस इन पिक्सल रिजर्व्ड ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ द एप्लेट। एप्लेट के मतलब मार्जिन लेफ्ट और राइट साइड में कितनी स्पेस रखनी है वो हम एच स्पेस के जरिए कह सकते हैं। फिर उसी तरह से वी स्पेस द्वारा हम मेंशन कर सकते हैं टॉप और बॉटम में कितनी स्पेस रखनी है। आर्चिव, आर्चिव मतलब इट स्पेसिफाई द जार फाइल फ्रॉम विच द एप्लेट माइट यूजिंग द क्लासेस और इमेजेस। हमने एप्लेट में, अपनी एप्लेट में किसी और, हमारे किसी और क्लास का यूज किया है या किसी इमेजेस को हमने डिस्प्ले किया है, तो वो इमेजेस और अपने वो क्लासेस, जावा के क्लासेस, अगर हमने पैकेज बना के, जार फाइल बना के सर्वर में कहीं पे रखे हैं, तो इस आर्चिव कोड, आर्चिव एट्रीब्यूट के जरिए हम वो यूआरएल लिख सकते हैं कि जहां पे हमारी जार फाइल है कि जिसके अंदर आए हुए क्लासेस को हमने एप्लेट में यूज किया है। नेम, ऑप्शनली हम एक आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं अपने एप्लेट को जिसके द्वारा ब्राउजर में उसकी पहचान हो। जब काफी सारी एप्लेट्स एक समय पे ब्राउजर में हो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम अपने एप्लेट को कुछ यूनिक नेम भी दे सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए नेम एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। टाइटल, इट स्पेसिफाइज अ टाइटल विच कैन बी यूज्ड फॉर ए टूल टिप। टाइटल के जरिए हम कोई टूल टिप टेक्स्ट जैसा एप्लेट को दे सकते हैं। ब्राउजर में जब एप्लेट का जो पोर्शन है वहां पे जब क्लाइंट माउस रखेगा तो वहां पे टूल टिप जैसा आएगा। बट इट डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर कि वो डिस्प्ले करता है टूल टिप या नहीं करता, कैसे करता है। जे वर्जन,
specifies JRE needed. If particular JRE is used by us, we can mention that we have compiled our applet class in particular version of Java. हमने अगर कोई particular Java version use किया है applet को build करते वक्त, compile करते वक्त, तो हम यहाँ पे mention कर सकते हैं. फिर सपोज कि हमें प्लगइन का जो लोकेशन है, मतलब इस एप्लेट को रन करने के लिए प्लगइन चाहिए, तो वो प्लगइन ब्राउजर कहाँ से डाउनलोड कर सकता है वो भी हम मेंशन करके लिख सकते हैं. जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए प्लगइन कहाँ पे है, फायरफॉक्स के लिए कहाँ पे है, क्रोम के लिए कहाँ पे है, हर ब्राउजर के लिए हम मेंशन कर सकते हैं कि भाई इस जगह से प्लगइन डाउनलोड करना. तो उसी तरह से ये एट्रीब्यूट जो है आई प्लगइन यूआरएल, वो क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर से अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए ये प्लगइन कहाँ पे है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट में. इट स्पेसिफाइज अ लोकेशन फॉर Internet Explorer from which the plugin will be prompted for downloaded. If it does not contain, by default it is the location of Sun's website. अगर हमने इस तरह का कोई URL नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली ऑफिशियल वेबसाइट जो है सन माइक्रो सिस्टम की, वहां से प्लगइन को डाउनलोड करने को कहा जाएगा. लेकिन ये पुरानी बात हो गई क्योंकि अब जो जावा है वो ओरेकल की प्रोडक्ट है. ओके उसकी ऑनरशिप अब ओरेकल की है, तो ओरेकल की वेबसाइट ओपन होगी. पहले क्या होता था कि जब जावा सन माइक्रो सिस्टम की प्रोडक्ट थी तो सन माइक्रो सिस्टम की वेबसाइट ओपन होती थी, अब ओरेकल की वेबसाइट ओपन होगी. उसी तरह से ये एनएस प्लगइन, तो वो नेटस्केप नेविगेटर के लिए है. हर ब्राउजर के लिए अलग अलग हम मेंशन कर सकते हैं अगर करना है तो. ये सभी एट्रीब्यूट्स है कि जो हम एप्लेट को एम्बेड करते वक्त यूज कर सकते हैं. लेकिन जैसा कि मैंने बताया 4 एट्रीब्यूट्स हम जनरली यूज करेंगे: टाइप, कोड, विड्थ और हाइट. इन चारों एट्रीब्यूट्स को हम यूज करेंगे एप्लेट को यूज करते वक्त. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखेंगे. कल जो इसके बाद का एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लेट का, वो हम कल यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो आज के डिस्कशन में अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है.